हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को बायोलॉजी बूम्स के इस अगले वीडियो में। आज हम लोग क्लास 12th का अगले टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्वतंत्र विन्यास का नियम पढ़ा था ने उसके पहले हम लोगों ने डाइहाइब्रिड यानी कि द्विसंकर संकरण के बारे में पढ़ा था। तो हम लोगों ने बारी से बारी यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास 12th का लेसन जो हम लोगों का जेनेटिक एंड एवोल्यूशन है उसके हम लोग बारी बारी टॉपिक्स को पढ़ते आ चुके हैं। तो आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर सभी वीडियो को देखकर उसको समझिए अच्छे प्रकार से, क्योंकि हमने एक अच्छे प्रकार से आपको डायग्राम के तौर पे क्रॉसिंग करना सिखाया, किस प्रकार से क्रॉसिंग किया जाता है और क्रॉसिंग करने के बाद से किस प्रकार से उसका मोनो हाइब्रिड और डाइहाइब्रिड का जो जीनोटाइप्स होता है और फिनोटाइप्स होता है कैसे निकलता है वो हमने बताया। चलिए आज हम लोग जानेंगे, आज के जो टॉपिक रहेगा वो हम लोगों का रहेगा वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत रहेगा, यानी कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो है चैप्टर जो है, यानी कि ये जो चैप्टर जो है, ये टॉपिक्स जो है सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मज़ेदार है, जो कि आपको हर एक इसमें स्टेप में आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें हम लोगों को क्रॉसिंग करना जानना है। क्रॉसिंग किस प्रकार से होकर कौन से जीव कैसे उत्पन्न होते हैं, किस पे कौन प्रभावी होते हैं, ये सभी हमको इसमें कवर करते चलना है। तो आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। चलिए आइए हम लोग जानते हैं कि क्या होता है क्रोमोसोमल थ्योरी सिद्धांत, यानी कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस यानी वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। तो हमने जस्ट इसके पिछले वीडियो में बताया था कि गुणसूत्रीय जो वंशागति जो होते हैं इसका खोज किसने किया था। तो सटन और बोबेरी नामक वैज्ञानिकों ने, यानी कि दो वैज्ञानिक ने मिलकर यह बतलाया था कि गुणसूत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक क्रोमोसोम यानी कि वंशागति के सिद्धांत पे कार्य करते हैं, यानी कि एक दूसरे यानी कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आते हैं। तो यह किसने बताया था, तो सटन और बोबेरी नामक वैज्ञानिक ने बताया था, जिसको हम लोग टी बोबेरी के नाम से जानते हैं। तो देखिए क्या उन्होंने कहा, बोलता है कि सटन एवं बोबेरी नामक वैज्ञानिक ने यह कहा कि क्रोमोसोम के जोड़े अलग होना अपने में जीन या उनके कारकों के विसंयोजन के कारण से होता है। कहने का मतलब यानी कि उनके वैज्ञानिकों, यानी कि उनका कहना यह था कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्रोमोसोम जोड़े के रूप में होते हैं, और जो जोड़े के रूप में से जो अलग होता है, यानी कि उसका जो टूटता है, विखंडन होता है, जोड़े का अलग होना अपने में जीन या उनके कारकों के विसंयोजन के कारण से होता है। यानी कि वो जब अपने में टूटते हैं तो वह किसके कारण से होते हैं, तो वो अपने में जीन के कारण से, यानी कि जीन हो या उनके कारण के विसंयोजन से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, ये उनका कारण होता है। और इस प्रकार के क्रोमोसोम के विसंयोजन को क्या किया, विसंयोजन को मेंडल के सिद्धांतों के साथ, यानी कि ये जो हम लोगों ने यानी कि शटन और बोबेरी ने बतलाया कि जो गुणसूत्र होते हैं वह हमेशा पेयर्स में रहते हैं, और उनका जो अलग होता है तो अलग होने का कोई कारण नहीं होता है, कोई उनका कारण यही है कि वह एक जीन उनका जो होता है वह जीन के कारण से ही अलग हो जाता है, यानी कि विसंयोजन हो जाते हैं। और इसी विसंयोजन को मेंडल के सिद्धांतों के साथ मिलाकर एक वंशागति का प्रतिपादन किया। किसका किया गया, एक वंशागति का प्रतिपादन किया गया, जिसे हम लोग कहते हैं वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत कहते हैं। कहने का मतलब आप लोग सीधे तौर पर इसको जानेंगे कि सटन और बोबेरी नामक वैज्ञानिक ने यह बतलाया कि जो गुणसूत्र होते हैं वह हमेशा जोड़े के रूप में होते हैं, और वह जोड़े के रूप में से जब टूटते हैं, अलग होते हैं, तो उनका टूटना यानी कि विसंयोजन होना उनकी जीन के कारण से ही होता है। तो यह किसने कहा, सटन और बोबेरी नामक वैज्ञानिक ने कहा। और उसके साथ साथ एक वंशागति को प्रतिपादन किया गया कि कैसे किया गया, तो ये सिद्धांत को मेंडल के सिद्धांत के साथ जोड़ दिया गया। तो हम जानते हैं कि मेंडल के सिद्धांत क्या है, वंशागति का सिद्धांत है, क्योंकि उन्होंने आनुवंशिकता के बारे में खोज करके वंशागति का सिद्धांत दिया था। तो इसलिए उनके सिद्धांत में यह क्या किया गया,
जोड़ दिया गया और यही जोड़ना एक क्या किया गया, जोड़कर एक विसंयोजन के साथ जोड़कर आपका वंशागति का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया और यही वंशागति कहा गया कि यह क्या है, क्रोमोसोमल का वंशागति सिद्धांत है। आई होप कि आपको ये जो बताया गया हो वो पूर्ण रूप से समझ में आ गया हो। तो आइए अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट, यानी कि अब आया कि मेंडल के नियमों का अपवाद, यानी कि उनके एक्सपेरिमेंट में क्या कुछ कमियां आ गई, वो कमियां कुछ आगे चल के उनके यानी कि नियमों के प्रतिपादन होने के बाद से कुछ अलग वैज्ञानिक, कुछ और वैज्ञानिक आए जो कि उनके नियमों को देखकर, उनके नियमों को पढ़कर समझकर देखा गया तो उनकी नियमों को आलोचना करके उनका अपवाद माना गया, क्योंकि उनका नियम कहीं कहीं पर लागू नहीं हो पाया, इसलिए उनका ये क्या किया गया, आलोचना करके उनका अपवाद में डाल दिया गया। तो आइए हम लोग जानते हैं कि क्या होता है इसका। तो कहता है कि मेंडल के नियमों का अपवाद, तो यानी कि कहने का अर्थात जो मेंडल्स थे वो मेंडल ने जाहिर सी बात है कि 7 जोड़ी क्या किए थे, मटर के पौधों का चयन किया था। यानी कि मटर के पौधों के चयन करने के बाद 7 डिफरेंट टाइप के हमारे जो मटर के पौधा था उसमें उसको सभी को लेने के बाद से उसमें सबसे जो पॉपुलर हुआ, जो सबसे महत्वपूर्ण हुआ, वह लंबे और बौने पौधों के साथ क्या किया गया, क्रॉसिंग किया गया। क्रॉसिंग करने के बाद से उस सिद्धांत को दिया गया। तो उसमें उसके बाद से कुछ अलग अलग सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ जो कि उनका हर एक सिद्धांत सभी जगहों पर नहीं लागू हो पाया और यही नहीं लागू न होने के कारण से ही उनका क्या किया गया, अपवाद मान लिया गया। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो कह रहा है कि मेंडल के नियमों का प्रतिपादन होने के बाद, यानी कि जो उनका नियम था, उनका नियम होने के प्रतिपादन होने के बाद आनुवांशिकता के बारे में कई अनेक सूचनाएं आई। यानी कि इनहेरिटेंस जो होता है आपका होता है, जो जेनेटिक्स होता है, ये जेनेटिक्स के बारे में बहुत सारे अलग अलग तरह के डिफरेंट मतलब अलग अलग सूचना आने लगा, इन्फॉर्मेशन आने लगा कि ये ऐसे होता है वैसे होता है। तो कहने का अर्थात वही चीज़ कह रहा है कि आनुवांशिकता के बारे में अनेक सूचनाएं क्या हो गए, प्राप्त होने लगा। यानी कि अनेक, उसके साथ साथ यानी कि हम जानते हैं कि पिता इनके क्या है, यानी कि आनुवंशिकता के पिता किसको कहते हैं, तो ग्रेगरसन मेंडल को कहते हैं। तो इन्होंने तो जाहिर सी बात है कि नियम का प्रतिपादन तो कर लिया था, बट क्या हुआ कि उनके नियम के बाद से कई अन्य और वैज्ञानिकों ने आया तो इसके बारे में क्या किया गया, सूचना और सारी मिलने लगी। तो कह रहा है कि जिससे यह पता चला कि मेंडल के नियम सभी जगहों पर लागू नहीं होते हैं। हमने यही बताया कि जो इनका कुछ ऐसे नियम थे कि जो हर जगह पर नहीं लागू हो पाए। तो वही चीज़ कह रहा है कि मेंडल के नियम सभी जगहों पर क्या हुआ है, लागू नहीं होते हैं। जैसे कुछ लक्षण एक से अधिक जीन के द्वारा प्रभावित होते हैं, कुछ लक्षण एक जीन से एक से अधिक जीन से प्रभावित हो सकते हैं, एक से अधिक जीन को मतलब प्रभावित कर सकता है। लेकिन मेंडल्स का कहना था कि नहीं, कोई एक ही जीन एक ही लक्षण को प्रदर्शित कर सकता है। देखिए कह रहा है कि जबकि मेंडल ने यह कहा था कि प्रत्येक लक्षण एक जीन के द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। कहने का मतलब उनका था कि एक ही जीन के द्वारा, यानी एक जीन के द्वारा प्रत्येक लक्षण का कंट्रोलिंग किया जा सकता है, जो कि यह बात गलत हो गया। और यही गलत होने के बाद से इनके नियमों का क्या किया गया, अपवाद में डाला गया। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें हम लोग जानते हैं अपूर्णता का सिद्धांत। क्या जानते हैं, अपूर्णता का सिद्धांत। ये हम लोग पढ़ेंगे, अपूर्णता का सिद्धांत क्या होता है, यानी कि अपूर्ण रूप से ये कौन सा आता है। तो ये हम लोग जानेंगे इसमें कि अपूर्णता का सिद्धांत क्या है, इसमें किस प्रकार से दो फ्लावर्स के बीच क्रॉसिंग करने के बाद से कौन अपूर्ण रूप से आता है और कौन पूर्ण रूप से आता है, ये इसी नियम के प्रतिपादन पे ही आधारित होता है। तो ये था हम लोगों का मतलब वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत और क्या चीज़, मेंडल के नियमों का अपवाद था। तो ये दो चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताया गया। आपको आई होप कि आपको यह पूरा समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो ज़रूर आप कमेंट्स कीजिए, नोट्स करना हो नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, उसका अब हम जानेंगे अपूर्ण प्रभाविता। हमने जस्ट बताया अपूर्णता का, यानी कि अपूर्णता या अपूर्ण प्रभाविता।
तो इसमें अपूर्ण प्रभाविता क्या है, यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो होते हैं वह किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो देखिए कहता है कि मेंडल के प्रयोग में चयन किए गए 7 जोड़ी लक्षणों में एक एलील पूर्ण रूप से प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी था। कहने का मतलब मेंडल नामक वैज्ञानिक ने 7 जोड़ी क्या किया था, 7 जोड़ी मटर के पौधों को चयन किया था, जिसमें से एक क्या था, एक कोई भी जोड़ा अगर लिया जाता था, किसी भी लक्षण का लिया जाता था, तो एक क्या होता था, एक लक्षण प्रभावी होता था, एक दूसरा अप्रभावी होता था। तो वही चीज़ कहता है कि एक प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी था। लेकिन यहाँ पे अपूर्णता की बात आ रही है। लेकिन विपरीत जोड़े के लक्षण अगर हम लोग विपरीत जोड़ा यानी कि उसका हम अपोजिट लेते हैं, अपोजिट पेयर्स के हम लोग कैरेक्टर्स यानी गुण लेते हैं करेक्ट। लेकिन विपरीत जोड़ों के गुणों में से एक लक्षण दूसरे लक्षण के ऊपर अपूर्ण रूप से प्रभावी दिखाई देते हैं, यानी कि उसमें अपूर्ण रूप से ही प्रभावी दिखाई देते हैं, जिसे तो हम इस प्रकार के लक्षण को हम लोग क्या कहते हैं, अपूर्णता कहते हैं। क्या कहते हैं, इस प्रकार के लक्षण को अपूर्णता कहते हैं। तो देखिए इस तरह से भी ना अगर डिफिनीशन समझ में आया ठीक है, नहीं तो देखिए सबसे बेटर है क्या, इसका एग्जाम्पल, यानी कि किसी ऐसे पुष्प का लेंगे जो कि एक पुष्प का रंग रेड कलर का हो और दूसरा कोई सफ़ेद हो। तो दो सफ़ेद यानी कि दो पुष्पों के दोनों अपोजिट हो गए, एक दूसरे के विपरीत हो गए, दोनों के अलग अलग जोड़े हो गए। तो जब हम उन दोनों को लेंगे, उन दोनों को लेकर हम जब संकरण कराएंगे यानी कि क्रॉसिंग कराएंगे, तो क्रॉसिंग ओवर में यह पाया जाएगा कि जो हमारा फर्स्ट जनरेशन है यानी फिगर फर्स्ट में जो उत्पन्न पौधे होते हैं, जैसे कि हम जानते थे कि टीटी वाला में जब किया जाता था तो उत्पन्न जो पहला था वो क्या था, प्रभावी होता था, कैपिटल टी प्रभावी होता था, यानी कि लंबा पौधा उत्पन्न होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा हो जा रहा है। कहने का अर्थात कि एक वाइट फ्लावर है और एक क्या है, रेड फ्लावर है, और इन दोनों का मिक्सिंग किया जाए तो जाहिर सी बात है इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा रेड आना चाहिए था, रेड होना चाहिए था। अगर हम इस नियम के अनुसार अगर देखें, मेंडल के प्रथम नियम के अनुसार देखें तो इसको आना चाहिए था, यानी कि रेड उत्पन्न होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर रेड ना उत्पन्न होके वो क्या होता है, उसका पूर्ण रूप से बदल के अपूर्ण में हो जाता है और वह गुलाबी रंग के हो जाते हैं। तो वही चीज़ कह रहा है कि किसी पौधों के क्या लाल फूल और सफ़ेद फूल के बीच संकरण कराया जाता है तो देखा जाता है कि लाल फूल सफ़ेद फूल पर पूर्ण रूप से प्रभावी न होने के कारण, यानी कि न होने के कारण F1 पीढ़ी में उत्पन्न फूल गुलाबी रंग के मिश्रण उत्पन्न होते हैं। देखिए तो यहाँ पर गुलाबी रंग का मिश्रण हुआ कि नहीं। आप ऐसे भी जानते हो कि जब वाइट एंड रेड को जब यानी कि कलर्स को मिलाया जाता है तो पिंक कलर का उत्पन्न हो जाता है, यानी कि वो पिंक कलर का बन जाता है। तो ये भी ऐसा ही है, यानी कि इस हम फ्लावर्स को जब हम संकरण कराते हैं तो हमारा पिंक कलर का एक फूल प्राप्त हो जाता है, यानी कि फ्लावर्स प्राप्त हो जाते हैं। वही चीज़ कर रहा है कि जब इसको पुनः क्या किया जा रहा है कि क्रॉसिंग कराया जा रहा है तो F2 पीढ़ी में उत्पन्न जो फूल थे वह मिश्रण के रूप में, यानी कि 50-50% 25 और 25% क्या उत्पन्न होते हैं, यानी कि 50% मिश्रण होते हैं और 25% आपका रेड होंगे और 25% आपका क्या होगा, यानी कि वाइट होगा, सफ़ेद होगा। तो इस तरह के हम संकरण को क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। और यही हम लोगों ने मेंडल्स के प्रथम नियम में पढ़ा था। तो ये क्या था, इसके ऊपर प्रभावी था, बट ये इसके ऊपर अब प्रभावी कहाँ से होगा, ये तो दोनों मिलकर क्या बना दिया, एक कलर ही इसका चेंज कर दिया, यानी वाइट रंग को मिला दिया गया, पिंक और रेड कलर को मिला दिया गया, क्या तैयार हो गया, आपका एक पिंक कलर का रंग तैयार हो गया। ठीक, तो यही रंग तैयार हो गया। तो ये हमारा F1 पीढ़ी में जो उत्पन्न फ्लावर हुए, पुष्प हुए, वह किस रंग के हुए, लाल ना हो के किस में हो गए, तो पिंक कलर के हो गए। यही हमारा कहलाता है अपूर्ण प्रभाविता का नियम। चलिए आप इसको नोट कीजिए। देखिए इसका क्रॉसिंग ओवर हम लोग जानते हैं। देखिए यानी कि कैपिटल R और कैपिटल R को क्या माना गया, रेड फ्लावर माना गया, यानी कि लाल पुष्प माना गया। और इसी का जस्ट विपरीत यानी कि अपोजिट क्या माना गया, इसका अपोजिट लक्षण वाले को हम क्या माने,
स्मॉल आर माने जो कि क्या है, वाइट फ्लावर है, जो कि एक पेरेंट है, ये भी पेरेंट है, यानी कि ये पिता है, उनके माता पिता हैं, ये भी है। तो अब कह रहा है कि जब इसके बीच में हम लोग क्रॉसिंग कराते हैं तो इसके बीच में क्रॉसिंग कराने के बाद जो F1 पीढ़ी था, F1 पीढ़ी में उत्पन्न जो संतान थे वह किस प्रकार के थे, तो लाल ना होकर, यानी कि लाल ना होकर क्या होते थे, इन दोनों के मिक्सिंग होने के कारण होने के बाद पिंक कलर के पुष्प हो गए। तो देखिए कैसे होता है। आप अगर फर्स्ट मेंडल्स के प्रथम नियम अगर क्रॉसिंग करना देखे होंगे, सीखे होंगे, तो आई होप कि ये भी आप आसानी पूर्वक से कर सकते हैं। तो देखिए इसको किस प्रकार से हम करते हैं, तो देख रहे हैं इसमें भी 2 कैपिटल आर है, इसमें 2 स्मॉल आर है। तो हम क्या करेंगे, इसके प्रथम कैपिटल आर को लेंगे और इस प्रथम स्मॉल आर के साथ क्या करेंगे, इसे मिलाएंगे। ठीक है, प्रथम कैपिटल आर को स्मॉल कैपिटल आर के साथ जब मिलाएंगे तो हमारा प्राप्त होगा क्या चीज, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। ठीक, तो ये हो गया। और फिर इसका ये सेकेंड, फिर इसके साथ जब मिलेगा तो बनेगा ये भी कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। तो ये क्या कहलाते हैं, तो ये रेड ना कहलाकर हमारा ये किस कलर का बन जाता है, तो पिंक कलर का बन जाता है, पिंक फ्लावर बन जाता है। ठीक है, यानी कि गुलाबी पुष्प उत्पन्न होते हैं किसमें, तो हमारे F1 जनरेशन में। ठीक है, ये हमारा रहा F1 जनरेशन का क्रॉसिंग। अब हम जानेंगे, जब हमने बताया कि पुनः F1 जनरेशन का क्रॉसिंग कराया गया तो उसमें उत्पन्न जो हमारा फ्लावर्स हुए, उत्पन्न जो फ्लावर संतान हुए वह किस प्रकार के थे, तो वह हुए यानी कि 50% आपका मिक्स हुआ और 25% रेड हुआ, 25% आपका क्या हुआ, वाइट हुआ। तो देखिए उसको कैसे निकालेंगे। अब इस हम कैपिटल वाले आर को इस कैपिटल आर के साथ, जस्ट वेट, चलिए देखिए, सॉरी, मिलाएंगे इसको इसके साथ तो ये दोनों कैपिटल आर बन जाएगा कि नहीं। प्रथम कैपिटल आर को इस कैपिटल आर के साथ मिलाए तो हमारा दोनों कैपिटल आर बन गया। अब यही कैपिटल आर जो होगा निकलेगा और इस स्मॉल आर के साथ क्या करेगा, मिलेगा, तो बनेगा ये क्या बनेगा, एक बनेगा कैपिटल, दूसरा स्मॉल, यानी कि ये प्रथम वाला कैपिटल आर इन दोनों से रिएक्शन किया तो ये दोनों प्राप्त हुआ। अब ये वाला सेकेंड इन दोनों से करेगा, तो कैसे करेगा, तो देखिए इसको हमने निकाला सीधा और इसको पकड़ के वहां पर हम लेकर जाकर क्रॉस करा दिए तो क्या प्राप्त हो गया, ये भी। तो देखिए, तो कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, तो कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ठीक है, फिर इसको हम लोग पकड़ेंगे और इस सेकेंड वाले को हम लोग क्या करेंगे, क्रॉसिंग करेंगे। तो क्या प्राप्त होगा, इसमें दोनों का दोनों स्मॉल होगा। तो आप देखिए इस कैपिटल आर वाले को हम लोगों ने यहाँ पे क्या माना है, रेड फूल। इस स्मॉल आर वाले को हम लोगों ने क्या माना है, वाइट फूल। और ये वाला जो दोनों आया है वह क्या माने हैं, तो पिंक फूल। तो आप ये दोनों देख सकते हो, ये दोनों हुआ है तो हम कह सकते हैं कि ये 50% यानी कि ये 100% फ्लावर्स के क्रॉसिंग ओवर में 50% तो यही है और 25% आपका क्या है, रेड है और 25% क्या है, आपका वाइट है। तो ये दोनों मिलकर 25% है और ये अकेले जो मिश्रण जो हो रहा है गुलाबी रंग का जो हो रहा है, अकेले गुलाबी रंग का पुष्प कितना बन रहा है, इन दोनों को मिलाकर यानी कि इस पूरे क्रॉसिंग में वह 50% क्या कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है। तो ये था हम लोगों का फिगर किस चीज का, तो इनकम्प्लीट यानी कि अपूर्ण अप्रभाविता,
ठीक है, ये हमारा इसका क्या था, क्रॉसिंग ओवर था। चलिए अब हम जानते हैं कि ये जब दो मिला के है तो इसको हम जानेंगे कि 2 ठो है। ये कितना है, 1 है। ये कितना है, 1 है। तो इसका हम लोग जानते हैं कि यानी कि जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों मिलाकर फिनोटाइप एंड जीनोटाइप का रेशियो जो हुआ था हमारा, वह क्या था, 1, यानी कि 1:2:1 था। तो कह सकते हैं इसमें क्या है, तो 1 क्या है, तो आपका लाल है, 2 क्या है, तो गुलाबी है जो मिश्रण है, 1 क्या है, तो आपका सफ़ेद है। 25%, 50%, 25%, ये आपके बीच क्रॉसिंग ओवर हुआ। आप देख सकते हैं, नोट करना हो नोट कर सकते हैं। देख लीजिए, सॉरी यहाँ पर ये दिक्कत हो गया, नहीं दिख रहा था। तो अब हम लोग करेंगे, ऊपर हम देख ले रहे हैं। तो ये तो हम लोगों ने क्रॉसिंग बता दिया, क्रॉसिंग अच्छे प्रकार से हमने बता दिया। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। अब हमने बताया था कि इसका जो जीनोटाइप्स और इसका फिनोटाइप्स होता है, यानी कि समजीनी और आपका लक्षण प्रारूपी जो होता है, इन दोनों का रेशियो कितना होता है, 1:2:1 होता है। ये 1:2:1 क्या दर्शाता है, तो 1 दर्शाता है कि 1 यानी कि आपका लाल है, यानी कि 25% आपका लाल फूल हो रहे हैं। 2 जो है यानी कि 50% इसमें आपका गुलाबी रंग के पौधे हो रहे हैं, फूल हो रहे हैं। और 1 जो है आपका सफ़ेद हो रहा है, वो भी 25% पुष्प को क्या कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये था हम लोगों का आज का टॉपिक्स, जो कि हम लोगों ने आज इसको पढ़ा और अच्छे से प्रकार से जाना। तो आप हमारे साथ बने रहे और आप अगले वीडियो का वेट कीजिए। आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप अगर ये आपको अगर नहीं समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स करके हमको कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। चलिए तब तक के लिए हमको जाने का आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।